In this class, we'll be studying the remaining portion of the asexual reproduction, that is the sporulation and the other parts like vegetative propagation as well as the fragmentation and regeneration. So we'll start with fragmentation. सो फ्रैगमेंट का मतलब नॉर्मली यही होता है कि जो टुकड़े होते हैं, यानी कि एक बड़े पीस के छोटे छोटे टुकड़ों को फ्रैगमेंट्स कहा जाता है। तो यहां पर क्या होगा कि जो बड़ा सा पेरेंट का बॉडी होगा उसका छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा और हर एक टुकड़े से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। दैट इज द पेरेंट बॉडी विल डिवाइड इनटू फ्रैगमेंट्स और ब्रेक अप इनटू द स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स एंड ईच ऑफ दोज फ्रैगमेंट्स विल develop into a new organism. So this is what fragmentation is. सो यहां पर जो पेरेंट बॉडी था दैट वुड बी अ बिगर बॉडी। अब उससे छोटे छोटे टुकड़े टूटकर अलग हो जाएंगे और हर एक टुकड़े से एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा। सो दिस इज व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन। सो फ्रैगमेंटेशन में हमें एग्जांपल्स पढ़ने हैं और ज्यादातर एग्जांपल्स आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। दैट इज इन द केस ऑफ coelentrates, in the case of sponges, in the case of echinoderms, and also there are certain plants like pteridophytes, bryophytes, and also alga like Spirogyra. So in these category of plants and animals we observe this fragmentation. So we have to understand the examples also. Now the first example is sponges, and also we have coelentrates in this case. So these are the animals which you have studied in 11th chapter 4. That is, in the animal kingdom you might have studied this sponges or the porifera, this was coelentrata, and this was echinodermata. These were the various phylums of invertebrates. So these were the categories of animals where fragmentation is observed. Now we have to understand the other categories. For example, in the case of alga we have Spirogyra. 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा एल्गा का एक टाइप होता है, एक तरह का एल्गा है ये स्पाइरोगाइरा, उसके अंदर ये होता है। देन ऑल्सो वी हैव ब्रायोफाइट्स। सो ब्रायोफाइट्स के अंदर दो एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर यहां होता है, दैट इज रेसिया एंड मार्केंशिया। सो इन दोनों कैटेगरीज के अंदर भी होता है फ्रैगमेंटेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट टेरिडोफाइट्स में एक प्लांट है दैट इज कॉल्ड सेलाजिनेला, और सेलाजिनेला में भी फ्रैगमेंटेशन ऑब्जर्व किया जाता है। So this is the actual species of Selaginella in which fragmentation is observed. So that species is rupestris and the whole name is Selaginella rupestris.
So these were the common examples in which the fragmentation is observed. Now a process which is very similar to fragmentation, that is called as regeneration. तो regeneration और fragmentation are very similar processes, but दोनों में काफी differences भी होते हैं. तो first of all we are going to study regeneration and then we'll study the differences between fragmentation as well as regeneration. नाउ रीजेनरेशन के अंदर हमें दो कैटेगरीज पढ़ने हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड मॉर्फोलैक्सिस. इट इज रीजेनरेशन ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लॉस्ट पार्ट. And also we have another category of regeneration that is called as epimorphosis. So यहाँ पर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, बट यहाँ पर जो लॉस्ट पार्ट होगा उस पार्ट का रिप्लेसमेंट हो सकता है. सो यहाँ पर रीजेनरेशन तो हो रहा है, लेकिन पूरा बॉडी का रीजेनरेशन नहीं होगा. अगर बॉडी में कोई पार्ट टूटकर अलग हो गया है बॉडी से, तो उस पार्ट को रिप्लेस किया जाएगा. फॉर एग्जांपल लिजर्ड्स में आपने सुना होगा कि लिजर्ड्स का जब पूंछ टूट के अलग हो जाता है तो उसका एक न्यू पूंछ यानी कि न्यू टेल डेवलप्स इन अ लिजर्ड आफ्टर इट शेड्स और इट्स टेल ब्रेक्स ऑफ. So that is what happens in the case of regeneration of lost part. अगर पूरा का पूरा जो हिस्सा टूटा है वो वापस आ गया, so that will be called as restorative regeneration. और अगर कोई टिश्यू में डैमेज हुआ है, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के लिवर में डैमेज होता है और लिवर में जो सेल्स होते हैं वो 1 से 2 साल में डिवाइड करते हैं, यानी कि लिवर सेल्स में जो रिप्लेसमेंट का रेट होता है वो 1 से 2 साल में होता है. बट वहां पर हमें लिवर में अगर डैमेज हुआ है तो उसे तो रीजेनरेट करना ही पड़ेगा. तो उस केस में रीजेनरेशन ऑफ डैमेज टिश्यू होता है इन द केस ऑफ लिवर. बट इन द केस ऑफ टेल ऑफ लिजर्ड वहां पर क्या होगा कि लॉस्ट पार्ट का ही रीजेनरेशन होगा. तो लॉस्ट पार्ट का अगर रीजेनरेशन हो रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज रेस्टोरेटिव, और अगर डैमेज टिश्यू का रीजेनरेशन हो रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज रिपेरेटिव. सो इट विल बी कॉल्ड एज restorative. It is called restorative regeneration and it is called reparative regeneration. Now restorative का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो this is tail of lizard. छिपकली की पूंछ फिर से आ जाती है तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेस्टोरेटिव. नया जो ऑर्गन है वो रिस्टोर हो गया है जो लॉस्ट हुआ था. लेकिन अगर सिर्फ टिश्यू का रिपेयरमेंट या रीजनरेशन हो रहा है दैट इज द केस ऑफ रिपेरेटिव. एग्जांपल इन द केस ऑफ ह्यूमंस, so this is the two types of epimorphosis and the above one is morphollaxis. morphollaxis में क्या होता है कि जो पार्ट लॉस्ट हुआ है उससे टोटली न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होगा. लेकिन यहाँ पे जो पार्ट लॉस्ट हुआ होगा वो पार्ट से कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, बल्कि जो लॉस्ट पार्ट है उसी को बॉडी फिर से बना लेगा.
या अगर कोई टिश्यू में डैमेज हो गया है तो उस टिश्यू को बॉडी फिर से रिपेयर कर लेगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्टोरेटिव एंड रिपेरेटिव. नाउ दिस प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस आर वेरी सिमिलर, बट also there are lots of differences between these two. And what are the differences? The main difference is that no specific structure is formed in this case, and in this case there are specific cells, and this takes place in higher organisms normally, and this takes place normally in lower organisms. So we first have to understand the differences between these two. So we'll study about the differences between the repair and fragmentation. So जो पहला डिफरेंस है रीजेनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में, वो क्या है कि इसमें जितने भी फ्रैगमेंट्स होंगे पेरेंट बॉडी के, हर उस फ्रैगमेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म का क्रिएशन होगा. लेकिन यहां पर हर फ्रैगमेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म का क्रिएशन नहीं होता है. दिस इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट डिफरेंस. वी आल्सो हैव टू स्टडी द अदर डिफरेंसेस. Now we also have one more difference, and that is it generally takes place in lower organisms. But this generally takes place in higher organisms. So this is another difference. So these are the three basic differences in between regeneration and fragmentation. These both processes are really similar, and also these both processes are subtly different. तो ये तीनों डिफरेंस मेनली है हायर ऑर्गेनिजम्स और लोअर ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा. हायर ऑर्गेनिजम्स उन्हें कहते हैं जिनमें टिश्यू का डिफरेंशिएशन हो, ऑर्गन्स हो, ऑर्गन सिस्टम होते हैं. लेकिन लोअर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि टिश्यू और सेल का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो इसीलिए बॉडी का कोई भी पार्ट रिप्रोड्यूस कर सकता है. तो ये होते हैं ये फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन के बीच के डिफरेंसेस. नाउ इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हमें पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड गैमा और गैमा फॉर्मेशन. It is also a type of asexual reproduction bud.
तो गैमा के बारे में आपने 11th में प्लांट किंगडम में पढ़ा होगा इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, स्पेशली इन द केस ऑफ liverworts and that is the Mercantia part. So these are green multicellular asexual buds. So these are small bud-like structure and these are multicellular. Buds may be of other types also, we will see that later, but these are asexual bud. Normally a flower later becomes fertilized and then forms seed. तो वो तो fertilization वाला हुआ, that is वो sexual reproduction के purpose से बना. लेकिन this is asexual. Asexual का मतलब होता है कि ये sexual reproduction में involve ही नहीं होगा. That is this bud cannot later get involved in sexual reproduction. Normally क्या होता है प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स में क्या होता है आगे चल के फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन दैट मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये एसेक्सुअल बर्ड है पहले से ही. सो दिस इज वन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Now we have to understand a very important topic and that is called spore formation or sporulation. So spores formation is a very important topic. सो ये जो स्पोर्स होते हैं ये बहुत ही छोटे, दैट इज दीज आर माइन्यूट, दीज आर सिंगल सेल्ड. स्पोर्स विल बी फॉर्म्ड ऑफ सिंगल सेल, ये एक ही सेल के बने होते हैं एंड इनका जो वॉल होता है काफी पतला होता है. Propagules means something that helps in propagation, that is reproduction में वो help करता है. That take part in dispersal. Dispersal का मतलब होता है जो organism है उसके जो offsprings होने वाले हैं उस location से separate location पर आगे reproduce करे या germinate करे. That is called as dispersal, as well as producing new organisms. तो स्पोर्स का दो काम है, एक तो कि उसमें उससे न्यू ऑर्गेनिजम्स बनेंगे तो वो तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दूसरा काम है उसका डिस्पर्सल. डिस्पर्सल मतलब अपने पेरेंट के लोकेशन से थोड़ा अलग लोकेशन पर जाना, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्सल. तो स्पोर्स का दो डुअल फंक्शन है, दैट इज डिस्पर्सल एज वेल एज रिप्रोडक्शन, फॉर्मिंग न्यू इंडिविजुअल्स, दैट इज reproduction part. Now there are various types of spores located based on their characteristics, their ability to move or not move. So we have to study about a bit those things. But before that we have to understand what are the examples of spore formation or sporulation.
So these are the normal categories of plants, that is or organism, that is Monera, Protista, fungi and alga. So in these categories normally spore formation occurs. Now we have to understand the types of spores. अब हम लोग को पढ़ेंगे कि इन सबों में कितने तरह के स्पोर्स हो सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. आप लोगों ने 11th में फंजाई के बारे में पढ़ा होगा, एल्गा के बारे में पढ़ा होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स भी पढ़ा होगा. उसके अलावा हमने प्रोटिस्टा के बारे में भी पढ़ा था चैप्टर 2 में, और 11th में हमने मोनेरा भी पढ़ा होगा. सो वहां पर आप लोगों को इन सब कैटेगरीज के बारे में पढ़ना था एंड वहां पर स्पोर फॉर्मेशन का एक रेफरेंस मिलता है. बट यहां पर हम लोग स्पोर फॉर्मेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, कितने टाइप के स्पोर्स होते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो देखेंगे. नाउ विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ स्पोर्स. सो टाइप्स ऑफ स्पोर्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जूओस्पोर. जूओ वर्ड हम लोग एनिमल के लिए यूज करते हैं. जूओ का मतलब होता है मोटाइल, यानी कि वो खुद से मूव कर सकता है. तो जो पहला टाइप का स्पोर है दैट इज कॉल्ड जूओस्पोर, यानी कि ये जो स्पोर्स होंगे ये खुद से ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि दीज विल बी मोटाइल. सो द फर्स्ट टाइप इज जूओस्पोर्स. So these are motile, these are flagellated, यानी कि इनके पास फ्लैजेला होगा. तो इनका एग्जाम्पल हमें पढ़ना है जो हमने जस्ट अभी पढ़ा था, जो स्पोर फॉर्मेशन में एल्गा और फंजाई में. सो एल्गा के केस में दो एग्जाम्पल यहां पे पढ़ने हैं हमें, दैट इज क्लेमाइडोमोनास. सो ये तो हुई बात जो हमारे जूओस्पोर्स है उनकी. जूओस्पोर्स के अलावा और भी कैटेगरीज के बारे में हमें पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल द अदर टाइप ऑफ स्पोर इज कॉल्ड कोनिडिया. सो कोनिडिया में क्या होता है कि जो स्पोर्स बनते हैं वो कोनिडियोफोर्स पे बनते हैं. सो ये जो कोनिडिया होते हैं ये फॉर्म होते हैं फंजाई में हाइफा के थ्रू. हाइफा में कुछ स्पेशल ब्रांचेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोनिडियोफोर्स, और इन्हीं कोनिडियोफोर्स के टिप
पर कंस्ट्रक्शन से यानी कि सिकुड़ने से ये कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। वी विल लेटर सी दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हम लोग इन सभी जो कैटेगरीज लिखेंगे यहाँ पर, इन सबों को हम लोग डायग्राम से स्टडी करने वाले हैं। सो इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा माइसीलियम और हाइफा के बारे में। तो फंजाई का जो बॉडी होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, दोज आर कॉल्ड हाइफा, और हाइफा के पूरे नेटवर्क को कहा जाता है माइसीलियम। ये पार्ट आपने 11th क्लास में फंजाई कैटेगरी में पढ़ रखा होगा, तो यहां पर उसी चीज का रेफरेंस है। नाउ द थर्ड टाइप का स्पोर एंड दैट इज कॉल्ड एज क्लेमाइडियोस्पोर। तो ये जो क्लेमाइडियोस्पोर्स होते हैं ये काफी थिक वॉल्ड होते हैं, और थिक वॉल्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर में काफी ज्यादा फूड स्टोर होता है। सो ये जो क्लेमाइडियोस्पोर्स होते हैं, ये क्लेमाइडियोस्पोर्स हाइफा यानी कि फंजाई का जो बॉडी का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उससे डायरेक्टली बनते हैं, और ये थिक वॉल्ड होते हैं। थिक वॉल्ड यानी कि इनका जो वॉल होगा वो थोड़ा सा थिक होगा, इसके अंदर फूड स्टोर है। तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि अगर इसके अंदर फूड स्टोर है तो ये लॉन्ग अनफेवरेबल कंडीशंस को सरवाइव कर सकता है, और इसके पास ऊपर से थिक वॉल भी है तो जल्दी ये डैमेज भी नहीं होगा। तो दीज आर फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, और उस अनफेवरेबल कंडीशन में ये सरवाइव कर सकता है बिकॉज इसके पास थिक वॉल है एंड ऑल्सो इसके पास फूड स्टोर होता है, एंड दीज आर फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम हाइफल सेल्स। नाउ इससे कुछ जस्ट ऑपोजिट तरह का एक स्पोर होता है दैट इज कॉल्ड एज ओइडिया। तो यहां पर क्या होगा कि उसके जस्ट ऑपोजिट है, यानी कि वो थिक वॉल्ड है तो ये थिन वॉल्ड है। यहां पर फूड स्टोर नहीं होगा, यहां पर फूड स्टोर होगा, एंड दीज वर डायरेक्टली फॉर्म्ड फ्रॉम हाइफल सेल्स। बट यहां पर क्या हो रहा है कि ये फॉर्म हो रहे हैं हाइफल सेल्स के फ्रैगमेंटेशन की वजह से, यानी कि हाइफल सेल्स में जब फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा, उनसे सेपरेशन हो जाएगा, तब इनका फॉर्मेशन होता है, एंड दैट वाज फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस।
लेकिन दिस इज फॉर्म्ड इन कंडीशंस ऑफ एक्सेस वाटर, शुगर एंड सर्टेन सॉल्ट, यानी कि दोनों एक दूसरे से जस्ट ऑपोजिट टाइप का स्पोर होता है। यहां पर एग्जांपल हमें याद रखने हैं, एंड दैट इज एग्जांपल इज मशरूम और एगेरिकस। Now we have to understand one more type of spore, and that is called as sporangiospore. सो यहां पर क्या हो रहा है कि कुछ फ्रूटिंग टाइप बॉडीज होते हैं, यानी कि कुछ ब्लॉब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनके अंदर इनका फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर कोनिडिया से इसको कंपेयर किया जाता है। दिस इज प्रोड्यूस्ड एंडोजेनसली, यानी कि ये अंदर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि कोनिडिया और इसको कंपेयर हम लोग करते हैं। सो दिस इज फॉर्म्ड एक्सोजेनसली एंड दिस इज फॉर्म्ड एंडोजेनसली। इसमें एग्जांपल है राइजोपस, वहां एग्जांपल है पेनिसिलियम, एंड आल्सो देयर इज समथिंग कॉल्ड म्यूकर। 11th क्लास में आपने राइजोपस के बारे में और म्यूकर के बारे में पढ़ा होगा, जो फंजाई में एक कैटेगरी होता है, दैट इज कॉल्ड एज फाइकोमाइसेटिस। तो आपने फाइकोमाइसेटिस में 11th क्लास में पढ़ा होगा इन दोनों के बारे में, और यहां पर फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजियोस्पोर्स का। अब हमें इन पांचों टाइप के स्पोर्स को डायग्राम के बेसिस पे समझना है कि ये किस टाइप के स्पोर्स होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और कैसे कैसे इनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो ज़ूओस्पोर्स हैं। अब हमें इन पांचों कैटेगरीज का डायग्राम देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट ज़ूओस्पोर्स, एंड हमें ये देखना है कि ज़ूओस्पोर्स में क्या क्या होते हैं। सो इट इज अ वेरी वेरी सिंपल सॉर्ट ऑफ अ डायग्राम। सो ज़ूओस्पोर्स में क्या होता है कि हमने देखा था इसमें फ्लैजेला था, तो ऊपर में दो ये जो विप लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजेला। सो देयर आर टू फ्लैजेला इन वन ज़ूओस्पोर। एक ज़ूओस्पोर में दो फ्लैजेला हैं। दिस इज द साइटोप्लाज्म, इट विल बी अटैच्ड टू अ बेसल बॉडी, और ये है न्यूक्लियस। So that's obvious, these things are already present in every cell. So यहाँ पे हमें main important portion देखना है, that is the flagella part. Now we'll come to conidia. ये conidia थोड़ा सा complex होता है. So this is the zoospore.
So this is the normal diagram of the conidia of a penicillium. अब हमें यहां पर कुछ और स्ट्रक्चर देखने हैं. This structure which gives rise to all these, this is called as conidiophore. Now this structure is known as sterigmata. और ऊपर में जो आप लोग सर्कल सर्कल स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, these are the conidia, these are the spores. एंड दो तीन तीन और चार चार है, that is called as chains of conidia. This is chain of conidia. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक चेन में दो कोनिडिया भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है. सो दिस इज द नॉर्मल डायग्राम ऑफ कोनिडिया एंड दीज स्मॉल सिंगल स्ट्रक्चर्स आर इंडिविजुअली. अगर हम एक की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, वन सिंगल इज वन सिंगल कोनिडिया पार्ट. ओके, सो ये तो हो गए दो तरह के स्पोर्स के डायग्राम. अब हमें तीसरे टाइप के डायग्राम्स के बारे में पढ़ना है, क्लेमाइडियोस्पोर्स एंड देन वी हैव ओइडिया एंड आल्सो वी हैव स्पोरेंजियोस्पोर्स. तो अब हम लोग देख लेते हैं क्लेमाइडियोस्पोर्स के बारे में. सो दिस वाज आवर कोनिडिया. सो दिस इज आवर क्लेमाइडियोस्पोर. जब हमने इसका थ्योरी पढ़ा था तो क्लेमाइडियोस्पोर में हमने पढ़ा था कि वो थिक वॉल्ड होते हैं. तो यहां पर देखिए, यहां पर एक्स्ट्रा रेड लेयर मैंने बनाया है. व्हाई? टू शो दैट यहां पर क्लेमाइडियोस्पोर्स का वॉल थिक होता है. एंड नाउ इसे हमें कंपेयर करना है ओइडिया के साथ. ओइडिया में काफी पतले वॉल्स होते हैं. तो ओइडिया के बारे में हमने पढ़ा था कि ओइडिया में जो हाइफे होते हैं, दिस इज द हाइफे पार्ट, हाइफे के ब्रेक डाउन से बनते हैं, यानी कि हाइफे टिप पर टूट जाते हैं और उससे क्या फॉर्मेशन होता है, ओइडिया का फॉर्मेशन होता है, जो थ्योरी में अभी हमने जस्ट पढ़ा था. सो नाउ लेट्स लेबल इट कि इसमें कौन सा पार्ट क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द हाइफे, हियर आल्सो दिस इज हाइफे. Okay, now these are the thick walled spores which are directly formed from the hyphal cells. So these will be chlamydiospores. I'm labeling it here directly. This red part is the chlamydiospores. Now here if we try to see about oidia, then these structures are called oidia. This one or this one or this one. So these structures that have been fragmented off from the
हाइफल ब्रांचेस दीज फॉर्म द ओइडिया। एंड यहां पर आप लोग देखो काफी पतले वॉल है, यहां पर एक एक्स्ट्रा वॉल लेयर है, दैट इज इसका वॉल काफी थिक है और इसका वॉल काफी थिन है। नाउ विल सी अबाउट स्पोरेंजियोस्पोर्स। सो दीज आर द नॉर्मल पार्ट्स, और यहां पर इसके अंदर कुछ छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं, और जब ये स्पोरेंजियम फटता है तो ये सारे स्पोर्स बाहर रिलीज हो जाएंगे। सो लेट्स लेबल द पार्ट्स। तो सबसे नीचे में जो रूट की तरह स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड राइजोइडल हाइफे। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स। यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो पोर्शन है जो इस पार्ट से आया है दैट इज कॉल्ड एज कॉलोमेला, और ये जो पूरा स्फेरिकल जैसा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। इसी को स्पोरेंजियम या फ्रूटिंग बॉडी भी कहते हैं। और जब स्पोरेंजियम बर्स्ट करेगा, जब ये डेहिस करेगा, यानी कि इसके फटने के बाद ये जो स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। और ये कब बाहर आते हैं, तो ये जब स्पोरेंजियम फटता है तब जाके ये सारी चीजें बाहर आती हैं। सो दीज वर द 5 काइंड्स ऑफ स्पोर्स दैट वी हैव टू स्टडी। इन सबों की जो प्रॉपर्टीज है हमने इसके जस्ट पहले देखा है, और यहाँ पर हमने इनके डायग्राम्स भी देख लिए। सो आप लोग जब नोट्स बनाओगे देन यू शुड फॉलो द सेम ऑर्डर, और यू कैन ऑल्सो राइट, जहां पर आपने पहले ज़ूओस्पोर्स की थ्योरी लिखी है वहां पर आप ज़ूओस्पोर्स की डायग्राम बना सकते हो, देन आप कोनिडिया की थ्योरी लिख सकते हो, देन आप कोनिडिया की डायग्राम बना सकते हो। लाइकवाइज आप थ्योरी के साथ डायग्राम्स भी बना सकते हो। अदरवाइज जैसा मैंने किया है आप ये भी कर सकते हो कि आप पहले थ्योरी साथ में लिख लो और फिर उसके बाद सारी चीजों के डायग्राम साथ में बना लो। जो भी मेथड आपको ज्यादा सुटेबल लगता है आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने ये टॉपिक खत्म कर लिया है, एंड नाउ विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, एंड दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।